नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं ईश्वर सिसोदिया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने बात की थी इल्तुतमिश तक, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 के अंदर। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश घोषित करके जाता है किसको? रजिया को, यानी कि रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है कि मेरे बाद में मेरी बेटी राजा बनेगी, शासिका बनेगी। ठीक है ना। अब उसका 40 जो संगठन था, 40 दल था, उसमें 40 लोग अलग अलग सरदार हुआ करते थे। तो उनका जो मत था वो कभी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान जो है शासिका बने। लेकिन हुआ यह था कि जैसे रजिया सुल्तान शासिका बन जाती है और जो है रजिया सुल्तान जनता के माध्यम से शासिका बनती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। और जब रजिया सुल्तान शासिका बनती है तो यहाँ के जो 40 सरदार थे और जो तुर्क अमीर लोग थे, ये सब रजिया सुल्तान के जो है खिलाफ हो गए थे। अब ये कहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, किस प्रकार से रजिया सुल्तान शासिका करती है। और एक बदनसीब प्रेमिका भी थी रजिया सुल्तान, और इसी प्रेम के चक्कर में जो है कहा जाता है कि इसने पूरी राजतंत्र को जो है अपना खुद का राजतंत्र कैरियर ख़त्म कर लिया था। उस कहानी को हम आज पूरा विस्तारपूर्वक देखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों के बहुत अच्छे सपोर्ट और बहुत अच्छा कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करो, अन्यथा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको शेयर करो ताकि ये चीज़ आपके दोस्त तक पहुँचे और वो भी इस चीज़ को अच्छे से देख सके। तो दोस्तों, चालू करते हैं। हम आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है ना। पूरा अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठना। अगर आप ओरिजिनलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, प्यारा प्यारा सा नोट्स बनाना। मैं कहता हूं कि अगर आपने एक बार रजिया को पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए, 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान शासन संभालती है, यानी कि शासिका बनकर रहती है। अब हम बात करते हैं आगे किस प्रकार से ये शासिका बनी थी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि पहली बार दिल्ली में लोकतंत्र के माध्यम से रजिया सुल्तान शासिका बनी थी, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जनता का समर्थन तो इसको मिला ही था, जनता का समर्थन। और इन्हीं जनता के समर्थन के माध्यम से रजिया सुल्तान क्या बनती है? शासिका बनती है। और एक दो बातें और बता देता हूँ। जैसे कि आप पढ़ते हो तो कभी भी उदास मन से नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ते हो ना तो हमेशा प्रसन्न मन से पढ़ो। आपके अंदर होना चाहिए एक्साइटमेंट, कि जैसे कि आप उत्साह होना चाहिए आपके अंदर। अगर जब पढ़ना बैठ रहे हो, आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कैसे भी करके इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। आपको वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार देखो। कोई भी चीज़ अगर आप उसको बार बार करते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा उदास मत रहा करो, मुस्कुराते रहो। और कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है अगर दिल को जवानी ना मिले, ज़िंदगी क्या है अगर दिल को जवानी ना मिले, वो पेड़ कैसे हरा हो जिसे पानी ना मिले, कितने अश्कों को वो हंसी में छुपाता होगा जिसके चेहरे पर कहीं गम की निशानी ना मिले। तो मुस्कुराते रहो और वीडियो को देखते रहो, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा इस जो है टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपका अंदर उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। जनता का समर्थन जो था इसको मिला था और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। जनता का समर्थन मिलने के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनती है। लेकिन इसके जितने भी गवर्नर थे, जैसे बदायूं का गवर्नर था, हासी का गवर्नर, मुल्तान का गवर्नर, तथा इसका एक स्वयं का जो वजीर था उसका नाम था जुनैदी। इसका वजीर था जिसका नाम था जुनैदी, और ये जुनैदी भी इसके खिलाफ हो गए थे। यानी कि बदायूं का गवर्नर इसके खिलाफ था, हासी का इसके खिलाफ था, मुल्तान का इसके खिलाफ था, साथ ही साथ इसका जो खुद का वजीर था जिसका नाम था जुनैदी, वो भी इसके खिलाफ था। तो ये सब खिलाफ क्यों हुए इसका कारण आप भी जानते हो। क्यों? क्योंकि एक स्त्री ही थी, और स्त्री जब इन सभी के सामने जब शासिका शासन बनती है और इनका आज्ञा का पालन इनको जब करना पड़ता था, तो इनको अपने आप में थोड़ा सा घटिया महसूस होता था कि भाई हम भी इंसान है, आदमी है, और एक स्त्री की बात हम माने, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी बात ये हो गई कि रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो इसने जो मुस्लिम संप्रदाय में जो बुर्का पहना जाता था, वो बुर्का की संप्रदाय को त्याग कर दिया। इसने कोट और टोपी पहनना चालू कर दिया दरबार में। तो ये बात और फिर इनको ज़्यादा जलन होने लगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इसके विरोध किया इसके खिलाफ,
और विरोध करने के बाद कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान जो है इन चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन बात तब जाकर बिगड़ जाती है। तब क्या होता है कि रज़िया सुल्तान जो थी इसका एक बचपन का मित्र था जिसका नाम था अल्तुनिया। बचपन का क्या था, इसका मित्र था अल्तुनिया, और बचपन में साथ में खेलते कूदते थे, है ना। तो बचपन का मित्र था अल्तुनिया। तो होता क्या है कि जब बचपन में कभी इसने वादा कर दिया हुआ इसको कि तेरी हूँ तेरी रहूँगी, है ना, तो इसने वादा कर दिया था इसको। लेकिन कहानी कुछ और पलट जाती है। कैसे कि इल्तुतमिश जो था उसने एक आदमी को रख रखा था जिसका नाम था हब्सी था। वो हब्सी जो होते हैं वो काले होते हैं, है ना, काले कलर के होते हैं हब्सी। तो हब्सी जो था वो नीची जाति का था। तो हब्सी को इल्तुतमिश ने अपने दरबार में रख रखा था, और इसलिए रख रखा था कि वो रज़िया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाए, ठीक है ना। तो जैसे इल्तुतमिश मर जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रज़िया सुल्तान क्या करती है, उस आदमी को अपने अस्तबल का प्रमुख बना देती है। यानी कि रज़िया सुल्तान, उस आदमी का नाम था याकूत, उस याकूत को क्या करती है रज़िया सुल्तान, अपने अस्तबल का प्रबंधक यानी कि आमिर आखुर की उपाधि उसको दे देती है। अब यहाँ पर अस्तबल का प्रमुख बना दिया किसको, याकूत को अस्तबल का प्रमुख बना दिया जाता है याकूत को। और रोज़ भाई याकूत उसको घुड़सवारी सिखाता है घोड़े पर बिठाकर, और रात दिन साथ में रहते थे। अब भाई साथ में रहते तो आप भी समझते हैं प्रेम हो गया दोनों के बीच में। तो याकूत और रज़िया के बीच में क्या हो गया, याकूत और रज़िया के बीच में क्या, हाँ कोई बात नहीं, इधर उधर बात एक ही है। तो रज़िया सुल्तान और याकूत के बीच में क्या जाता है, प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। और उस समय आपको बता दें कि रज़िया सुल्तान ने अपने मित्र को अल्तुनिया को उस समय बनाया था गवर्नर भटिंडा का। अब भाई इसको तो बना दिया गवर्नर, वादा कर लिया इससे और प्यार हो गया इससे, है ना। तो याकूत और रज़िया के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। इस बात का पता इन लोगों को चलता है, किन किन को चलता है, बदायूं गवर्नर को चलता है, हासी, मुल्तान, वजीर, जुनैदी, और साथ ही साथ एक और आदमी था जिसका नाम था, जो और भी लोग थे जैसे तुर्क अमीर जो हुआ करते थे। तो तुर्क जो अमीर थे उन लोगों को भी इस बात का पता चलता है कि एक नीच जाति का व्यक्ति यानी कि हब्सी जो है याकूत, उससे ये लड़की प्रेम कर रही है और सरासर मुस्लिम संप्रदाय को ये बदनाम कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने इसका खुल के विरोध किया रज़िया सुल्तान का, और तुरंत ये सूचना पहुँचा दी किसके पास में, याकूत के पास में पहुँचाती कि याकूत देख अल्तुनिया, याकूत नहीं सॉरी अल्तुनिया के पास पहुँचाती ये सूचना कि रज़िया सुल्तान जो है प्रेम करती किससे, याकूत से। इस बात की सूचना लगी किसको, अल्तुनिया को। और जैसे ही सूचना अल्तुनिया को लगी इसके करंट लग गया भयंकर, और करंट लगा तो इसने क्या किया, बोले ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, मेरे साथ तो धोखा हुआ। तब कहा जाता है कि यहाँ पर अल्तुनिया ने इसी भटिंडा में कर दिया क्या, विद्रोह, किसके खिलाफ, रज़िया सुल्तान के खिलाफ। तो कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान को इस बात की खबर लगी कि भटिंडा में विद्रोह हो गया, अल्तुनिया ने विद्रोह छेड़ दिया है। अब रज़िया सुल्तान फंस गई, क्योंकि फंस गई हो तो रज़िया सुल्तान जो है फंस जाती है। तब क्या होता है, रज़िया सुल्तान क्या करती है, रज़िया सुल्तान इसके को यहाँ पर बुलाती है किसको, अल्तुनिया को, और अल्तुनिया को जाकर बोलती है कि रज़िया सुल्तान अल्तुनिया को बोलती है कि देख अल्तुनिया, मैं तो तेरी हूँ तेरी रहूँगी, ये तो किसी ने फालतू बात बोल दी है तुमसे, ऐसा कुछ नहीं है। तब कहा जाता है कि यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग कर रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ कर ली क्या, शादी कर ली, और विवाह हो जाता है किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। ये रह गया ऐसे ही। अब याकूत जो था ये हब्सी था, नीची जाति का था, लेकिन प्रेम तो प्रेम हुआ करे भाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि रज़िया सुल्तान जो है विवाह कर लेती किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। बचपन का यार जो है इसे मिल जाता है वापस। और यहाँ पर कहानी कुछ और हो जाती है। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, आमिर जो तुर्क अमीर थे, ये तुर्क जो अमीर लोग थे, साथ ही साथ ये जितने भी थे चालीसा दल के लोग थे, चालीसा दल है ना, ये जितने भी लोग थे ये सब क्या करते हैं, चुपके से, ये दोनों इधर शादी कर रहे हैं, ये इधर क्या करते हैं, इसी रज़िया सुल्तान का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, और इसी बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर चुपके से बिठा देते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है कौन, बहराम शाह बैठ जाता है, और बहराम शाह बन गया आप क्या,
दिल्ली का बादशाह यानी कि सुल्तान। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो है ये दोनों खूब कोशिश करते हैं इसको हटाने की। किसको? बहराम शाह को। क्यों? क्योंकि ये इधर शादी रचा रहे थे, इतने में तो इन्होंने क्या किया, इसको बिठा दिया। और ये कौन है? तो इसका भाई है, ये रजिया सुल्तान का भाई है बहराम शाह, इसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। और ये वैसे तो अयोग्य था, लेकिन अब सपोर्ट मिल रहा था इनका, तुर्क अमीर और 40 लोगों का। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इन दोनों ने खूब कोशिश की इसको हटाने की, लेकिन और मुश्किल में पड़ गए। और तब कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ने कहा कि भागो, यहाँ से भागो, और अब तो कुछ एक काम करते हैं, साम्राज्य तो बाद में देख लेंगे, जीत लेंगे, अगर जिंदा रहे तो फिर वापस आएंगे, बहराम शाह को हटाएंगे, अपन शासक बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो खतरे में हैं हम। तो कहते हैं कि सुरक्षित जगह देख लेते हैं, अच्छी जगह चलते हैं। तब कहा जाता है कि ये दोनों भाग के जाते हैं यहाँ से। सब जगह अलग अलग इतिहासकार बताते हैं, कुछ बताते हैं कि भाई बाद में ही जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु यहीं कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं, वो फेमस जगह बताते हैं कि भाई किताबें तो किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ पर ये भाग के जाते हैं, कौन कौन? अल्तुनिया और कौन जाता है? रजिया। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों भाग के जाते हैं। कहा जाता है कि ये जा रहे थे भाग के, तब कहा जाता है कि हरियाणा के जंगल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था कैथल। कैथल के जंगल में कहा जाता है कि यहाँ पर होता है डाकुओं का आक्रमण। किसका होता है? डाकुओं का आक्रमण होता है। कहा जाता है कि इन डाकुओं के आक्रमण में यहाँ पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को मार दिया जाता है, और रजिया और अल्तुनिया की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? ठीक कहानी समझ में आई यहाँ तक। अब हम बात करते हैं आगे, बहराम शाह के बारे में हम बात करते हैं कि अब दिल्ली का राजा कौन बन गया, सुल्तान कौन बन गया? बहराम शाह बन गया। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में? बहराम शाह के बारे में। अब देखिए, बहराम शाह का शासनकाल चलता है यानी कि 1240, यानी कि 1240 में कैथल के जंगल में कौन मर जाती है? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों मर जाते हैं। 1240 में क्या होता है, वहाँ पर जो है इधर राजा बन जाता है कौन? बहराम शाह। 1240 से लेकर 1242 तक शासन करता है कौन? बहराम शाह। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बहराम शाह के बारे में कि बहराम शाह किस प्रकार से साम्राज्य को संभालता है, किस प्रकार सुल्तान की गद्दी की गरिमामय को बनाए रखता है, और क्या क्या ये काम करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बहराम शाह जो था, इस बहराम शाह ने क्या किया, पहली बार सुल्तान यानी सल्तनत काल में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार एक पद लाता है, जिस पद का नाम था नायब ए मुमलिकत। नायब ए ये पद लाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी जानते हो कि दिल्ली सल्तनत में 2 पद तो ऑलरेडी थे। कौन कौन से? एक तो सुल्तान का पद था पहले से, और एक और पद था जिसका नाम था वजीर। तो ये 2 पद तो आप सभी लोग जानते हैं। अब 3 पद हो गए। कौन कौन से हो गए? नायब ममलिकत का हो गया, मुमलिकात भी बोलते हैं इसको, है ना? नायब ममलिकात या मुमलिकात। इसके बाद सुल्तान का पद था, और एक और कौन सा था? वजीर का पद। तो इस प्रकार से पद कितने हो गए? 3। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि नायब मुमलिकात का पद दिल्ली सल्तनत काल में कौन लाया था? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? बहराम शाह लाया था। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं आगे कि 1241 में, इसी के समय क्या होता है, एक आक्रमण होता है। 1241 में इसी के समय आक्रमण होता है। किसका? मंगोलों का, यानी कि मंगोलों का आक्रमण होता है। कहाँ पर? तो ये होता है लाहौर में। तो ये बात और याद रखना, आप पहली बार जो है इसके यहाँ पर, वैसे मंगोल का आक्रमण उस समय भी हुआ था इल्तुतमिश के समय, आपको पता हो तो उस समय इल्तुतमिश के समय जो है मंगोल का आक्रमण हुआ था। वो चंगेज खां जो था वो मंगोल था, और मांग बरनी वगैरह के को लेकर भाग के आया था। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी थी, इसलिए भारत को पहले मंगोल पहले ही हो चुका था आक्रमण तो, लेकिन उस समय इल्तुतमिश ने शरण ना देकर जो है मंगोलों से भारत को बचा लिया था। ऐसी कहानी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था कहाँ पर? 1241 में लाहौर में हुआ था। तो इसी के समय हुआ था, वो याद रखना है ना। तो ये कहानी है, इसके बारे में और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में है ही नहीं कुछ, यही चीज़ें हैं बस, ज़्यादा मोस्ट यही है। ठीक है ना? और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे बहराम शाह था ना, इसने बलबन जो था,
बलवन आगे आएगा इसका, अभी देखेंगे हम। बलवन को इसने रेवाड़ी व हांसी का पद दिया था, यानी कि गवर्नर बनाया था, ठीक है ना। तो हांसी और रेवाड़ी का गवर्नर किसको बना दिया था? बलवन को। किसने? बैराम शाह ने, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। बैराम शाह के बारे में कितना याद करना, 1240 से 1242 तक शासन करता है बैराम शाह, ठीक। उसके बाद एक पद लाया था, कौन सा? नायब मुमलिकात या ममलिकात का पद लाया था, कौन? बैराम शाह। कहानी यहाँ तक याद आई। उसके बाद क्या किया इसने? बलवन को क्या किया था? जो है रेवाड़ी और हांसी का गवर्नर बनाया। और तीसरी बात इसके बारे में याद रखना, क्या? इसी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1241 में, कहाँ पर? लाहौर के अंदर, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए, बैराम शाह को जो हटाया जाता है और बैराम शाह के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है कब? बैराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। और ये कब से कब तक बनता है? तो अलाउद्दीन ये बनता है शासक 1242 से लेकर 1246 तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक शासक बनेगा कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कौन था इसके बारे में देख लो। इल्तुतमिश का जो बेटा था उसका नाम था रुकनुद्दीन, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, यानी कि इल्तुतमिश का पोता है, ठीक है ना। अब हम बात करते आगे। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में आपको 2-4 बातें याद रखना है। क्या क्या? एक तो इसके बारे में ये याद रखना है कि जैसे अलाउद्दीन मसूद शाह था, इसने क्या किया? ये मूर्ख था ये, और इसने क्या किया कि इसने जितनी भी शक्ति सुल्तान की हुआ करती थी वो सारी की सारी शक्ति दे दी किसको? चालीसा दल को। तो चालीसा दल को सारी शक्तियां सौंप दी इसने। चालीसा दल को सारी शक्तियां इसने क्या कर दी? सौंप दी। बोले तुम ही कर लो राज, हम तो बस हमारा काम चल जाए, बस काम खत्म। तो कहा जाता है कि सारी शक्ति जो थी वो किसको दी थी इसने? चालीसा दल को दे दी थी। और इसके बाद ये क्या हो गया? नाम मात्र का शासक बन गया, यानी कि नाम मात्र का शासक था। इसके बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं है, तो आपको क्रम याद रखना है बस यहाँ पर। इसके बारे में क्या है? सारी शक्तियाँ जो है चालीसा दल को दे दी। नाम मात्र का शासक था कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। इसके बाद शासक बनता है कौन? तो इसके बाद शासक आता है नासरुद्दीन महमूद। और नासरुद्दीन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये इल्तुतमिश का दूसरा वाला बेटा था। और नासरुद्दीन इसका शासनकाल चलता है 1246 से लेकर 1265 तक। कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1246 से लेकर 1265 तक शासक बनता है कौन? नासरुद्दीन महमूद, ठीक है। अब इसके बारे में आप ध्यान देना, ये व्यक्ति जो था, इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने, ये कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था। इस व्यक्ति ने क्या किया? बलवन को जो है, ये बलवन का दामाद था, यानी कि बलवन को इसने क्या किया था? बलवन की पुत्री से इसने विवाह किया था। और आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने, एक रेहान नाम का व्यक्ति था, है ना, तो उस रेहान को जो गवर्नर बनाया था इसने, तो उस रेहान को हटाकर बलवन ने फिर बाद में क्या किया था? रेहान की जगह ले ली थी, है ना। तो रेहान नाम का एक इसने गवर्नर बनाया था, उस रेहान को हटा दिया था किसने? बलवन ने। और बाद में बलवन जो है पूर्णतः शासन को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन आपको याद रखना थोड़ा सा कि बलवन जो था ना, बलवन का दामाद था कौन? ये बलवन का दामाद था नासरुद्दीन महमूद, ठीक है ना। बलवन का दामाद, क्योंकि बलवन तो बड़ा है तो दामाद तो यही रहेगा ना। हाँ, तो नासरुद्दीन महमूद जो था ये बलवन का दामाद था, यानी कि बलवन की पुत्री के साथ इसने क्या किया था? विवाह किया था। अब बलवन ने यहाँ पे चाल खेली, देखो क्या किया इसने? बलवन ने इसको बनाया अपना दामाद। दामाद बनाने के बाद ये तो घर जमाई बन गया। अब सारी शक्तियाँ ले ली किसने? बलवन ने। और धीरे 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 नाम मात्र का शासक बचा कौन? नासरुद्दीन। और बलवन जो है सारी शक्तियाँ संभाल लेता है और बलवन को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि बलवन इससे पहले वाले में बलवन था, रेवाड़ी हांसी वगैरह इनका गवर्नर बन चुका है। तो कहा जाता है कि बलवन जब शासक बनता है ना,
तब इसके पास एक्सपीरियंस बहुत भारी था, यानी कि ये मान के चलिए 19-20 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। तो राजा बनेगा तो बहुत अच्छी चीज़ें लागू करेगा, है ना, बहुत सारे त्यौहार चालू करेगा ये बलवन, है ना। फिर इस बलवन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि रेहान की जगह कौन ले लेता है, बलवन ले लेता है। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि नासिरुद्दीन महमूद 1265 में यहाँ पर क्या करता है, इसकी हो जाती है मृत्यु, और इसके बाद शासक बनता है कौन, बलवन। यानी कि 1265 से लेकर 1286-87 तक शासक बनेगा कौन, बलवन। तो अगला शासक बनेगा कौन, बलवन। तो आगे कहानी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बलवन के बारे में। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने वीडियो अगर पूरा देखा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे यहाँ से बलवन से स्टार्ट करेंगे तुरंत आप लिंक पकड़ लोगे। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो को नहीं देखा तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखा करो, और थोड़ा बहुत हो जाए तो शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आप जो है कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप उसको जो है कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसा क्या है, सिस्टम में समझ जाऊंगा, है ना। फिर उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आगे का जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, और तब तक के लिए आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।